हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का वेलकम है एग्ज़ाम पॉइंट विद कल्पना यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि इस समय हम आधुनिक भारत के इतिहास को कंप्लीट कर रहे हैं और ये यूथ कंपटीशन टाइम्स हिस्ट्री की बुक्स है जो कि मैं डेली बता देती हूँ और ये 1 लाइनर बुक्स है। ऑल एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। तो आइए लेट ना करते हुए, अब तक हमने आधुनिक भारत के इतिहास के 25 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं और आज हमारा ये 26 पार्ट है, जिसमें संविधान सभा एवं अंतरिम सरकार का गठन और स्वतंत्र भारत से जितने रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे उनको हम कंप्लीट कर लेंगे। और आधुनिक भारत का इतिहास लमसम हमारा कंप्लीट होने ही वाला है। 1 वीक के अंदर हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो ठीक है, लेट ना करते हुए आइए देखिए, आपके सामने क्वेश्चन रिप्रेजेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा अंतरिम सरकार से रिलेटेड, आगे स्वतंत्र भारत के रिलेटेड क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 मिनट। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो स्वराज पार्टी 1934 में प्रस्तुत किया गया था, स्वराज पार्टी द्वारा। और ये कांग्रेस की पार्टी थी। 1936 ईस्वी में फिर स्वराज पार्टी ने जो है अलग पार्टी बनाई थी कांग्रेस पार्टी से। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भारत के स्वराज पार्टी पहले अलग पार्टी थी, फिर 1936 में जो है कांग्रेस पार्टी में फिर शामिल हो गई थी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया था? तो एक कैबिनेट मिशन योजना थी जो कि मार्च 1946 में आई थी और इसने संविधान सभा के गठन का विचार जो है 1946 में दिया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया, इसका गठन जो है किस आधार पर किया गया था? तो एक कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माती परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो एक प्रतिनिधि जो है 10 लाख जनसंख्या के अनुपात में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1946 में भारत की संविधान सभा द्वारा, यह संविधान सभा जो है किसके द्वारा चुनी गई थी? ये प्रांतीय सभाओं के द्वारा चुनी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। संविधान सभा के अस्थायी और अंतरिम अध्यक्ष कौन थे? क्योंकि उसके बाद जो है स्थायी अध्यक्ष बना दिए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, लेकिन जब संविधान सभा का अधिवेशन हुआ था उस समय अस्थायी अध्यक्ष बने थे और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में अंतरिम अध्यक्ष भी थे, सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुता संपन्न संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अस्थायी और अस्थायी अध्यक्ष में आप जरूर ध्यान दीजिएगा। अस्थायी पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन अगर स्थायी पूछा जाए तो फिर राजेंद्र प्रसाद। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के पांडुलेखन समिति का अध्यक्ष कौन था? तो जो पांडुलेखन समिति और इसी को प्रारूप समिति भी बोलते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही हैं, केवल शब्दों का हेरफेर किया गया है। तो पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष जो है BR अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में लोकसभा अध्यक्ष का पद संभाला था? तो ये GV मावलंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह कांग्रेस नेता
वह कौन प्रथम कांग्रेस नेता थे जिसने सलाह दी थी कि देवनागरी में लिखी हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा होनी चाहिए? तो महात्मा गांधी प्रथम कांग्रेस के नेता थे। इन्होंने सलाह दी थी कि देवनागरी में लिखी हिंदी जो है भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। आगे देखिए, अंतरिम सरकार का गठन से रिलेटेड क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चनों को देख लीजिए। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। जवाहरलाल नेहरू ने के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो 2 सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। 1946 की अंतरिम सरकार के संबंध में सही तथ्य क्या हैं? तो वायसराय कार्यकारिणी की परिषद के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष थे और अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे। कंफ्यूज मत होइएगा, वायसराय कार्यकारिणी परिषद के अध्यक्ष थे और जो जवाहरलाल नेहरू थे ये उपाध्यक्ष थे और जो अंतरिम सरकार के वायसराय कार्यकारिणी परिषद के थे वो सदस्य थे। तो कंफ्यूज मत होइएगा, इस सिंगल भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास जो है कौन सा विभाग था? तो इनके पास जो है खाद्य एवं कृषि का विभाग था। अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य कौन देखता था? तो आशा अली देखते थे, अरुणा आशा अली इनका नाम था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉर्ड वेवेल के प्रयास से अंतरिम सरकार से मुस्लिम लीग के कितने सदस्य शामिल हुए थे? तो 5 सदस्य शामिल हुए थे और 26 अक्टूबर 1946 में शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जब 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया तब लियाकत अली को कौन सा विभाग दिया गया था? तो लियाकत अली को वित्त विभाग दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1946 ईस्वी के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? तो मुस्लिम लीग ने जो है बंगाल प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी। मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु कौन सी तिथि सुनिश्चित की थी? तो 16 अगस्त 1946 की तिथि जो है सुनिश्चित की थी। सीधी कार्यवाही दिवस में दंगों का प्रमुख केंद्र क्या था? तो नोआखली जो है दंगों का प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वे चाहे खुद को मुसलमान, हिंदू या कुछ और बताते हों, जब वे बर्बर होकर निर्मम हत्याएं करते हैं तो उसे असहाय भाव से देखने की जगह मैं सर्वशक्तिमान से प्रार्थना करूंगा कि वह मुझे इस दुख भरी दुनिया से ले जाए। ये पंक्ति किसकी थी? वैसा महात्मा गांधी ने कहा था। MK गांधी शॉर्टकट में नाम दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभिरक्षण की मांग करने वाले मुसलमान मूर्ख तथा इसे अस्वीकार करने वाले उनसे ज़्यादा मूर्ख हैं। मूर्ख नहीं होगा, मूर्ख होगा। और यह कथन किसका था? यह कथन अबुल कलाम आज़ाद का था कि अभिरक्षण की मांग करने वाले मुसलमान मूर्ख तथा इससे अस्वीकार करने वाले उनसे ज़्यादा मूर्ख हैं। अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। और वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी? तो यह सरदार पटेल ने कही थी। मुस्लिम दंगों पर कही थी ऐसी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1946 में मेरठ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो JB कृपलानी ने की थी। 23 नवंबर 1946 ईस्वी को जो है इन्होंने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आगे देखिए। भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता से रिलेटेड क्वेश्चन। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर कब समाप्त हो गया था? तो कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही मुस्लिम लीग के द्वारा 29 जुलाई 1946 में भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर जो है समाप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय के रूप में भारत क्यों भेजा गया था? तो यथासंभव
भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ जो है लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय के रूप में भारत भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान किसके मस्तिष्क की उपज थी? तो लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क की उपज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने ब्रिटिश संसद में कब यह घोषणा की थी कि जून 1948 तक उत्तरदायी सत्ता भारतीयों के हाथों में हस्तांतरण कर दिया जाएगा? ये 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने ब्रिटिश संसद में घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी उस समय कहाँ थे जब एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में सत्ता के हस्तांतरण की घोषणा की थी? तो ये महात्मा गांधी उस समय नई दिल्ली में थे और 20 फरवरी को 1947 को घोषणा हुई थी। एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में सत्ता के हस्तांतरण की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे, एक मिनट। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुई क्योंकि वे बड़े पैमाने पर जो है संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी ने माउंटबेटन को सुझाया था कि वे जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। भारत विभाजन के समय भारत विभाजन काउंसिल की अध्यक्षता किसने की थी? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी। लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू तथा सरदार पटेल ने किया था। भारतीयों को 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? तो ये माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई? तो ये सरकारी तौर पर घोषणा जो है 3 जून 1947 ईस्वी को हुई। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को किन प्रांतों में लोक निर्णायक संस्तुति की थी? तो सिंध, बलूचिस्तान तथा उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में जो है इन्होंने लोक निर्णायक संस्तुति जो है की थी माउंटबेटन योजना के तहत 3 जून 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नई दिल्ली वर्ष 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया? तो ये अबुल कलाम आज़ाद थे और नेहरू तथा पटेल भी थे। इन्होंने जो है इस विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1947 ईस्वी के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने पर राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया था। तो ये डॉक्टर किचलू ने लिया था, विभाजन के प्रबल विरोधी थे ये। तो इन्होंने राष्ट्रवाद के संप्रदायवाद के पक्ष के समर्पण के रूप में इन्होंने लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14-15 जून 1947 ईस्वी को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया था? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान और डॉक्टर किचली तथा पुरुषोत्तम दास टंडन ने जो है भारत विभाजन के विपक्ष में जो है इन्होंने मतदान किया था, क्योंकि ये भारत विभाजन के पक्ष में नहीं थे, विपक्ष में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 जून 1947 ईस्वी को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य JB कृपलानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेड क्लिफ समिति के लिए जो है रेड क्लिफ समिति जो है किस लिए नियुक्त की गई थी? तो ये जो रेड क्लिफ समिति थी तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए नियुक्त की गई थी और ये रेखा थी जो रेड क्लिफ समिति यह जो है 30 जून 1947 को निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? रेड क्लिफ ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
3 जून 1947 को भारत विभाजन के विरुद्ध जो है किस पार्टी ने काला दिवस मनाया था? तो हिंदू महासभा ने काला दिवस मनाया था। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन में कब पेश किया गया था? तो ये 4 जुलाई 1947 ईस्वी को पेश किया गया था भारतीय स्वतंत्रता विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक हाउस ऑफ कॉमन द्वारा कब पारित किया गया था? तो 15 जुलाई 1947 ईस्वी को ये पारित किया गया था। 4 जुलाई 1947 को जो है क्लेमेंट एटली के द्वारा हाउस ऑफ कॉमन में पेश किया गया था और फिर 15 जुलाई 1947 ईस्वी को पारित हो गया था। आगे देखिए, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा पारित कब किया गया था? तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा जो है 16 जुलाई 1947 ईस्वी को पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राजकीय स्वीकृति कब प्रदान की गई? तो 18 जुलाई 1947 को राजकीय स्वीकृति प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाकिस्तान का निर्माण कब हुआ था? तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की? तो संविधान सभा ने जो है अंतरिम संसद के रूप में सत्ता ग्रहण की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जनगण मन किसने गाया था? तो ये MS सुब्बालक्ष्मी ने गाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत को मिली आज़ादी के वक्त का समय क्या था? आधी रात या मध्य रात्रि का समय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज़ादी के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसने की थी? तो ये गवर्नर जनरल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? BR अम्बेडकर थे। किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल 1947 का पोर्टफोलियो उनके अंतरिम सरकार 1946 के पोर्टफोलियो से भिन्न था? तो CH भाभा का था, भिन्न था। वाणिज्य मंत्री से खनन एवं शक्ति मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1947 ईस्वी में भारत विभाजन के बाद किसे संयुक्त रक्षा समिति जैसे सैनिक कर्मचारियों, हथियारों और युद्ध सामग्रियों के विभाजन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी? इसका सर्वोच्च सेनापति किसे बनाया गया था? तो आचिन लेक को जो है इसका सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 15 अगस्त 1947 ईस्वी में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो JB कृपलानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14-15 अगस्त 1947 ईस्वी को जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है उस समय भारत के वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के समय अंग्रेजी महाराज अर्थात ब्रिटेन का राजा कौन था? तो ब्रिटेन का राजा जो है जॉर्ज खस्टम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? तो लेबर पार्टी की सरकार थी। भारत की स्वतंत्रता होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लेमेंट एटली जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। 1945 से 1951 तक इनका कार्यकाल था। सरकार लेबर पार्टी की थी और प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगस्त 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में कौन नेता कहीं भी सम्मिलित नहीं हुआ था? तो महात्मा गांधी थे। ये कहीं भी सम्मिलित नहीं हुए थे। ये उस समय नोआखली बंगाल में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की आंख से आंसू पोंछना होगा, यह कथन किसका था? महात्मा गांधी का था। ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, यह किसने कहा था? तो लॉर्ड एटली ने कहा था।
कि ब्रिटिश सरकार जो है भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सत्ता का लालच भी भारत के विभाजन को स्वीकार करने का एक कारण था। यह किसने कहा था? माइकल ब्रीचर ने ऐसा कहा था कि सत्ता का लालच भी भारत के विभाजन को स्वीकार करने का एक कारण था। अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। आगे देख लीजिए, किसने कहा कि ब्रिटिश सरकार की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? तो ऐसा के.एम. पणिक्कर ने कहा था कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था। यह कथन किसने कहा था? या आर कोपलैंड ने कहा था। माउंटबेटन के जाने के पश्चात किसने गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था? तो श्री राजा गोपालाचारी थे और इनका कार्यकाल 1948 से 1950 ईस्वी तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे श्री राजा गोपालाचारी थे, और स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये भी श्री राजा गोपालाचारी थे। चाहे अंतिम पूछे चाहे पहले भारतीय पूछे, श्री राजा गोपालाचारी थे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात जवाहरलाल नेहरू को याद दिलाते हुए कि स्वतंत्रता भारत को मिली है न कि कांग्रेस को, यह आग्रह किसने किया था? कैबिनेट निर्माण में दलीय संबंध को ध्यान में रखे बिना योग्यतम व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। तो महात्मा गांधी ने ऐसा कहा था जवाहरलाल नेहरू को याद दिलाते हुए। अंग्रेजों के विषय में सत्य कथन क्या है? आगे देखिए, अंग्रेजों के विषय में सत्य कथन है कि अंग्रेजों ने भारत को 1947 ईस्वी को स्वतंत्रता प्रदान कर दी और अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? तो जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा कहा था। भारत में 15 अगस्त 1947 ईस्वी के पश्चात किस औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा? तो ये पुर्तगीज के विरुद्ध जो है स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 अगस्त 1947 ईस्वी के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? गोवा राज्य था, गोवा भाग था, ये पुर्तगाल के अधीन बना रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना ने सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया था? लॉर्ड माउंटबेटन ने जो है मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी ठहराया था भारत विभाजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारत कब एक संप्रभु गणराज्य बना था? तो 26 जनवरी 1950 को जो है एक संप्रभु गणराज्य जो है बना था। आगे देखिए, स्वतंत्र भारत का इतिहास, इससे रिलेटेड क्वेश्चनों को भी देख लीजिए। एक मिनट, स्वतंत्र भारत के इतिहास से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 अगस्त 1947 ईस्वी के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? गोवा राज्य था। अब ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है। और भारत में 15 अगस्त 1947 ईस्वी के पश्चात किस औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा? तो पुर्तगीज के विरुद्ध या पुर्तगालियों के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा था। वर्ष 1947 ईस्वी में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा गठित इकोनॉमिक प्रोग्राम कमेटी (ईपीसी) के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं, यह किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। भारतीय राजनीति में 1947 ईस्वी के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? तो अरुणा आसफ अली ने सर्वाधिक योगदान दिया था। कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता कौन थे? तो पट्टाभी सीतार मैया थे। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा था? चैत्र था, जो कि 21 या 22 मार्च से स्टार्ट होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कहिए या कानून मंत्री कहिए तो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। किसे पहले अध्यक्ष के औपचारिक विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी तो GV मावलंकर थे, कि गांधी की टोपी पहनकर इन्होंने सदन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब भारत को आज़ादी मिली उस समय जम्मू और कश्मीर का शासक कौन था? हरि सिंह था। जम्मू कश्मीर का भारत का अभिन्न अंग कब बना? तो 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को भारत का अभिन्न अंग बना था। और स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? तो स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जो है 6 अप्रैल 1948 ईस्वी में घोषित की गई थी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 1948 ईस्वी में स्थापित हिंदू मजदूर सभा के संस्थापक कौन थे? तो अध्यक्ष इसके रामचंद्र सखाराम रुइकर थे, उपाध्यक्ष जो है TS रामानुजम थे और महासचिव जो है अशोक मेहता थे और जो सचिव थे GG मेहता और VS माथुर थे। आप इसको 1 से 2 बार जरूर देखिएगा कि 1948 में स्थापित जब हिंद मजदूर सभा के संस्थापक के रूप में कौन थे? तो अध्यक्ष एक बार और देख लीजिए, मैं रिपीटेड किए दे रही। अध्यक्ष जो है रामचंद्र सखाराम रुइकर थे, उपाध्यक्ष TS रामानुजम थे, महासचिव अशोक मेहता थे, सचिव जो है GG मेहता और VS माथुर थे। 1 से 2 बार आप पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑपरेशन पोलो किससे जुड़ा था? तो हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से जुड़ा था। 13 से 18 सितंबर 1948 के बीच एक कार्यवाही हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने फांसी पर चढ़ने से पहले यह इच्छा व्यक्त की थी कि उनकी राख को भारत के पुनः संगठित होने तक संभाल कर रखा जाए और एकीकरण के बाद उसे सिंधु नदी में विसर्जित कर दिया जाए? तो ये नाथूराम घोषणे ने फांसी के चढ़ने पर यह जो है इच्छा व्यक्त की थी और इनको फांसी दी गई थी 15 नवंबर 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मदर टेरेसा के संबंध में सत्य कथन क्या है? तो उनका जन्म अल्बानिया में वर्ष 1910 में हुआ था। वे 18 वर्ष की उम्र में ही नन बन गई थी और वर्ष 1929 में वो भारत आई थी। उन्होंने कलकत्ता के लोरेंटो कॉन्वेंट स्कूल में अध्यापन का कार्य किया था और मृत्यु के समय 5 सितंबर 1997 ईस्वी में वे भारत की नागरिक थीं। आगे देखिए, मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? तो मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहलाता है और 1950 में यह स्थापित जो है संघ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1950 से 52 के मध्य जम्मू के डोगरों के संघर्ष का नेतृत्व किसने किया था? तो ये कर्ण सिंह ने किया था। भूमि सुधारों के विरुद्ध जो है यह संघर्ष था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान मजदूर पार्टी एवं सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? तो ये वर्ष 1951 में JB कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन किया था। PC घोष एवं T प्रकाशम किसान मजदूर प्रजा पार्टी के सदस्य थे और 1952 में जो है सोशलिस्ट पार्टी और किसान मजदूर प्रजा पार्टी के विलय के परिणाम स्वरूप प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। ऐसे क्वेश्चन आप 1 से 2 बार देखिएगा तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का सर्वप्रथम संशोधन कब हुआ था? भारतीय संविधान का जो सर्वप्रथम संशोधन हुआ था वह 1951 में हुआ था। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था 18 अप्रैल 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1951 में भारतीय जनसंघ BGS की स्थापना जो है किसने की थी? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी और यह भारतीय जनसंघ की स्थापना जो है 21 अक्टूबर 1951 में दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक जो है प्रथम आम चुनाव हुए थे।
राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? फजल अली जो है राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संघ के राज्यों के पुनर्गठन के प्रश्न की जांच के लिए 1953 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए गए कमीशन के सदस्य कौन थे? तो फजल अली और पंडित हृदयनाथ कुंजरू एवं के एम पडिक्कर जो है इसके पंडित हृदयनाथ कुंजरू एवं के एम पडिक्कर जो है इसके सदस्य थे, और जो अध्यक्ष का कार्य किया था वो फजल अली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था और यह राष्ट्रीयकरण का वाहक बन गया था? तो 1953 में राष्ट्रीयकरण का वाहक बन गया था। फ्रांसीसी शासन के 280 वर्षों के बाद 1954 में कौन सा क्षेत्र भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना था? तो ये पुदुचेरी जो है 1954 में भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना था 1 नवंबर 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का उस समय सबसे बड़ा बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जिसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कब रखा गया? तो जुलाई 1955 में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस तिथि को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई थी? तो 6 दिसंबर 1956 में और इनका जो है मृत्यु हुई थी, और जन्म इनका जो है 14 अप्रैल 1891 में महू नामक गाँव में हुआ था। तो जन्म इनका 14 अप्रैल 1851 में हुआ था, लेकिन मृत्यु जो है 6 दिसंबर 1956 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना की गई थी? तो केरल में की गई थी 1957 ईस्वी में। नेशनल बुक ट्रस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा कब स्थापित किया गया था? तो नेशनल बुक ट्रस्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो है 1 अगस्त 1957 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता पूर्व बिहार की वर्चस्वशाली जाति कौन थी? तो ये भूमिहार, राजपूत तथा कायस्थ, ये वर्चस्वशाली जाति जो है यहाँ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? तो पश्चिम राज्य का सचिवालय भवन जो है राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। ये पश्चिम बंगाल में है। 1777 में इसका जो है निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो ये 19 सितंबर 1960 के कराची में जो है सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुर्तगाली नियंत्रण से गोवा कब स्वतंत्र हुआ था? तो पुर्तगाली नियंत्रण से गोवा जो है 1961 में स्वतंत्र हुआ था। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो गुट निरपेक्षता का सिद्धांत जो है ना प्रस्तुत किया था, नॉन अलाइनमेंट, दिसंबर 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जवाहरलाल नेहरू एवं मोरारजी देसाई के संदर्भ में सत्य कथन है कि जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के समय भारत के प्रधानमंत्री की चौथी पदावधि में थे और जवाहरलाल नेहरू संसद सदस्य के रूप में इलाहाबाद के फूलपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे और भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री वर्ष 1977 में पद पर नियुक्त हुए थे और मोरारजी देसाई जो है 24 मार्च 1977 में नियुक्त हुए थे। तो ये जवाहरलाल नेहरू और मोरारजी देसाई के संदर्भ में सत्य कथन थे, आप देख लीजिएगा एक बार और। किस वर्ष भारतीय साम्यवादी दल या साम्यवादी दल को मार्क्सवादी ही बोलते हैं एक अलग राजनीतिक दल बना था? तो वर्ष 1964 में जो है भारतीय साम्यवादी दल अलग राजनीतिक दल बना था। भारत पाकिस्तान के मध्य घोषित प्रथम युद्ध लड़ा गया था वर्ष 1965 में। भारत में राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन कब किया गया था? तो 24 दिसंबर 1966 ईस्वी को जो है राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन किया गया था भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
प्रजातांत्रिक समाजवाद की अवधारणा को किसने विकसित किया था? तो जवाहरलाल नेहरू थे। मद्रास राज्य का नाम तमिलनाडु कब बदला गया था? तो वर्ष 1968 ईस्वी में बदला गया था। किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय पाकिस्तान के किस युद्ध के पश्चात बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ था? तो 16 दिसंबर 1971 ईस्वी को बांग्लादेश जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ था भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? तो 1972 में हस्ताक्षरित हुआ था। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव पर किया था? सुझाव का परिणाम था? तो M.K. गांधी के सुझाव का परिणाम था ग्राम स्थानीय शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेफा को कालांतर में किस राज्य के साथ समीकृत किया गया? अरुणाचल प्रदेश के साथ समीकृत किया गया था। 1984 ईस्वी में सिखों पर जो अत्याचार किया गया था उसे न्याय संगत ठहराते हुए किस नेता ने कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो कुछ अनहोनी होती है? तो राजीव गांधी ने ऐसा कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो कुछ अनहोनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? तो 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी में किया गया था। भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन आप माइंड में सेट कर लीजिएगा, 12 अक्टूबर 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के ऑपरेशन विजय किस देश के विरुद्ध चलाया गया था? भारत ने ऑपरेशन विजय जो है किस देश के विरुद्ध चलाया था? तो जो भारत ने ऑपरेशन विजय था यह पाकिस्तान देश के विरुद्ध चलाया था और ये कारगिल संघर्ष से रिलेटेड था 1999 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन कब किया गया था? तो वर्ष 2000 में किया गया था। राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन कब किया गया था? तो 18 नवंबर 2004 को किया गया था। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग 2000 में किया गया था, राष्ट्रीय कृषक आयोग 2004 में किया गया था। ये सब डेटें आप 1 से 2 बार जब पढ़ेंगे तभी आपको क्लियर हो पाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद पांडुलिपि किस वर्ष में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल की गई? तो ये 2007 में शामिल की गई थी और इसमें 30 पांडुलिपि थी। तो आज हमारा ये टॉपिक जो है कंप्लीट हुआ। अब कल जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा तो भारत के संवैधानिक विकास से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। लमसम हमारा कंप्लीट होने ही वाला है आधुनिक भारत, और बहुत अच्छे से हमने क्वेश्चन वाइज सारे टॉपिकों को क्वेश्चन वाइज जो है रिलेटेड किया है। मतलब ऐसा नहीं है कि आगे पीछे जो क्वेश्चन और मतलब एक सीरियल की तरह टॉपिक थे, सीरियल वाइज हमने सारे टॉपिकों को कंप्लीट किया है और जितने क्वेश्चन ये आए हुए एग्ज़ामों में थे वो हमने बहुत अच्छे से कवर किया है। और इसको 1 से 2 बार आप ज़रूर देखेंगे तो आपके ऑल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होंगे। तो मिस मत करिएगा, ज़रूर देखिएगा। और मैं तो डेली बोल देती हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। और कोई रिक्वायरमेंट हो आपकी तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच।